नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी में अनुवाद बताने वाला हूं। वह एक्सरसाइज 2.4 एन एपिटम ऑफ करेज, जिसमें डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के बारे में पूरा डिटेल बताया गया। बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है। इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा तो मैं इस वीडियो में आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर का नाम है एन एपिटम ऑफ करेज। एपिटम मीन्स क्या होता है? ए वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की एक बहुत ही स्पष्ट मिसाल। ओके, अब यहाँ पे पार्ट का मतलब ये हो जाएगा कि करेज जो साहस है, धैर्य है, धैर्य की एक मिसाल। बहुत ही अच्छा पार्ट है और बहुत ही मोटिवेशनल है चैप्टर। चलिए इसका हम लोग सब मीनिंग देखते हैं। और यहाँ पे इसका मैं जो एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ तो एक एक पैरा वाइज करूँगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिए कि आप सारे के सारे जो पैराग्राफ है उसका मतलब समझ में आए। क्योंकि अगर आपको मतलब समझ में आता है पैराग्राफ का, देन आप एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन पूछता है आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ देखिए पैरा क्या बताया है। वी ऑफन टेंड टू हाइड बिहाइंड अवर वीकनेसेस, डिसेबिलिटीज, हैंडीकैप और मोन ओवर देम अवर होल लाइफ थ्रू। वी ऑफन, हम प्रायः क्या करते हैं, हाइड बिहाइंड अवर वीकनेस, जो हमारी कमजोरियां होती हैं, जो हमारी डिसेबिलिटी होती है, जो हम नहीं कर सकते योग्य, या हैंडीकैप, या तो हम हैंडीकैप होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, या और मोन ओवर देम, या तो हम पूरी ज़िंदगी कराते रहते हैं और उसी के अंदर अपने आप को क्या किए रहते हैं, हम छुपा के रखते हैं। मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि ज़िंदगी में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जब हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, या हम किसी तरफ से कमज़ोर होते हैं, या तो हैंडीकैप होते हैं, या तो अपंग होते हैं। तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इस सेंचुरी के, इस शताब्दी के बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। एंड डिड नॉट डू सो, उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा कि लोग करते हैं, वैसा उन्होंने नहीं किया। डिसेबल होने के बावजूद, हैंडीकैप होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपनी जो भी वीकनेस हैं या जो भी है डिसेबिलिटी है, उसके अंदर वह अपने आप को कोसते और रोते नहीं रहे। इंस्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए वेरी रेयर एंड ड्रेडेड डिजीज़, इसके बावजूद कि उनको एक ऐसी दुर्लभ बीमारी थी और ऐसी भयानक बीमारी थी, उसके बावजूद भी डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यू ही रिसर्च अनडाउंटेड, और बिना डरे हुए, अनडाउंटेड मीन्स के बिना डरे हुए अपने रिसर्च को उन्होंने जारी रखा। अगर किसी व्यक्ति को बता दिया जाता है कि उसको इस तरह की बीमारी है तो वह बीमारी के डर के मारे सारा काम बंद कर देता, बट इनको पता होने के बाद भी उन्होंने अपने रिसर्च को जारी रखा बिना डरे हुए। हिज एग्जाम्पलरी करेज शुड इंस्पायर अस टू डू आवर बेस्ट इवन अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस। अगर किसी तरह की परिस्थिति हमारे पास भी आती है तो यह जो इनका एग्जाम्पलरी करेज है, जो इनका यह जो अतुलनीय धैर्य है, साहस है, वह हमें इंस्पायर करता है कि हमें कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम भी उसे अपने अच्छे से अच्छा हम कार्य कर सकते हैं। यहाँ हमें क्या करनी चाहिए, इनके जो करेज है इसके माध्यम से हमें भी कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of the January 1942। मतलब कि एग्जैक्टली जो गैलीलियो थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उनकी मृत्यु के 300 वर्ष के बाद, एग्जैक्टली 300 वर्ष के बाद 8 जनवरी 1942 को लंदन के ऑक्सफोर्ड में डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। एंड लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो दैट वन डे देयर लिटिल बॉय would be held as one of the greatest scientists of this century। और लिटिल डिड हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को थोड़ा भी इसके बारे में नहीं पता था कि एक दिन उनका जो छोटा सा बच्चा है वह एक बहुत बड़ा सेंचुरी, इस शताब्दी का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनने वाला था। उनके पेरेंट्स को थोड़ा भी इसके बारे में पता नहीं था। Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light। और किसी को नहीं पता था कि उनका जो दिमाग है
माइंड है वह लाइट की तरह स्पेस में उड़ेगा, मतलब कि इतना तेज़ी से डेवलप करेगा, इतना तेज़ी से हमें आगे ले जाएगा, किसी को पता नहीं था और कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मोर इम्पॉर्टेंटली, इसके ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंटली नन कुड प्रेडिक्ट दैट ही कुड बी द वेरी एपिटम ऑफ करेज। और किसी ने ऐसा भविष्यवाणी भी नहीं किया था, किसी ने ऐसा प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि जो इनका करेज है वह क्या करेगा, लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगा, जो इनका साहस है लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। किसी ने कभी इसके बारे में भविष्यवाणी भी नहीं किया था। करेज इज़ ए वंडरफुल थिंग। करेज क्या है, एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही विलक्षण चीज़ है। इट इज़ दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लॉस हर्ट व्हेन फेस्ड विथ ए ग्रेट कैलेमिटी। और ये ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है जो क्या करती है, इंसान को इंसान के धैर्य को बनाए रखने देती है, इंसान को अपने आपा खोने नहीं देती है जब वह बहुत ही बड़ी संकट से घिरा रहता है। जब इंसान बहुत बड़े संकट का सामना करता है तो उसमें करेज क्या करता है, उसका सपोर्ट करता है। It would not be exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, ऐसा कहना अतिशयोक्ति, एग्जेजरेशन मीन्स क्या होता है, अतिशयोक्ति नहीं है कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब विश्व की रचना कैसे हुई है उसके अध्ययन में जो भी इन्होंने कार्य किया उसके बारे में बताना एक कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि इज़ द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। बल्कि यह क्या है, एक बहुत बड़ा नमूना, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि किसके साहस का और आशा का, यह एक बहुत ही बड़े मिसाल हैं। एक्सेप्ट हिज माइंड, उनकी माइंड को छोड़ करके हिज होल बॉडी इज़ बाउंड टू ए व्हील चेयर, उनकी पूरा का पूरा शरीर एक व्हील चेयर से बंधा हुआ था। थैंक्स टू क्रूअल कर्क ऑफ द फेट, मतलब ये जो उनका फेट था, उनका भाग्य था, उसको दुर्भाग्य ही बोलेंगे, जो अचानक चेंजेस होने वाला चीज़ है उनको वो धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा, कम से कम उनका माइंड तो फ्री था क्योंकि उनकी पूरी बॉडी किससे, व्हील चेयर से बंधी हुई रहती थी। एट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, इसके बावजूद भी वह इस सेंचुरी के, इस शताब्दी के सबसे महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक हुए। एन एवरेज चाइल्ड, जैसे कि और बच्चे, औसत बच्चे और होते हैं, वैसे ही स्टेफन ग्रू अप टू बी ए नॉर्मल टीनेजर, उनकी भी ग्रोथ जैसे कि टीनेजर बच्चे होते सेम उसी की तरह हुई। फुल ऑफ द मिसचिफ्स एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही नटखट थे और उनको म्यूजिक से और गणित से बहुत ही लगाव था। इवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, लेकिन इसके बावजूद उनके पिताजी चाहते थे कि वह क्या है, मेडिसिन, औषधि की पढ़ाई करें, औषधि विज्ञान में जाएं। ही वॉज बेंड ऑन द स्टडिंग मैथमेटिक्स, लेकिन उनका रुझान किसकी तरफ हो गया, मैथमेटिक्स की तरफ। वह मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी रुचि दिखाते थे, तो उनका रुझान मैथमेटिक्स की तरफ, गणित की तरफ हो गया। The University of the Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. और उस समय जो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी थी उस समय वहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई भी कोर्स, गणित का कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें फिजिक्स, जो भौतिक शास्त्र होता है, उसकी पढ़ाई करना पड़ा। At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. और जब वो 17 साल के हुए तो स्टीफन को पता चला, उन्होंने ध्यान दिया कि वो क्या हो रहे हैं, हर कार्य, मतलब किसी भी कार्य करने के लिए योग्य नहीं हो पा रहे, मतलब कोई कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एंड इवन फेल डाउन ए कपल्स ऑफ टाइम फॉर नो रीज़न, और बिना कारण के हर बार वह क्या होते थे, गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। दिस परप्लेक्स हिम एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली। दिस परप्लेक्स मतलब ये कन्फ्यूज़ होकर के वह अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, हु डायग्नोज हिम एज ए सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली रेयर डिजीज ALS और LOU Gehrig's disease that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. उसके बाद वह जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको बताया कि वह बहुत ही भयानक और बहुत ही दुर्लभ बीमारी जिसका नाम है ALS और LOU, जो गेहरीज, इस तरह की बीमारी है जो कि बहुत ही हार्डली किसी को होती है, रेयरली किसी को होती है। उस बीमारी से वह पीड़ित हैं
और यह बीमारी उनके जो नर्वस सिस्टम है, वह जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है और धीरे धीरे उनकी पूरी मसल्स को कमज़ोर कर देती है। स्टेफन सेज दैट इवन एज द चाइल्ड, स्टेफन कहते हैं जब वो बच्चे थे, हिज मसल्स कोऑर्डिनेशन वाज नथिंग टू राइट होम अबाउट, और उनकी मसल्स क्या है, बचपन से ही उनका साथ नहीं देती थी। उनकी जो शरीर का मसल्स थी, उनका जो समन्वय था, उनके शरीर की जो मसल्स थी उसकी समन्वय पहले से ही सही नहीं था। ही रिकलेक्ट्स, वो यह बताते हैं दैट हिज हैंड राइटिंग वुड सेंड हिज टीचर इनटू ए फिट ऑफ फ्रेंजी, उनकी राइटिंग ऐसी थी कि उनके टीचर उनके ऊपर गुस्सा जाते थे, चिढ़ जाते थे। नॉर वाज हीज इंक्लिन्ड टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, और ना ही उनका रुझान स्पोर्ट्स में था, मतलब उनको स्पोर्ट्स में रुचि नहीं थी। नेवरदलेस दिस डिजीज केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और इसी बीच में बिना बुलाए अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आशा भी नहीं कर सकते थे, ऐसी बीमारी उनको हो गई। हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट वॉज वेरी अनसर्टेन, मतलब कि इस प्लैनेट पे, इस धरती पे उनका कब तक रहना है, यह क्या हो गया था, अनिश्चित हो गया, मतलब वो कभी यहाँ चले जाएं उनका कुछ निश्चित नहीं था। द प्रोग्नोसिस वाज बैड एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच, मतलब जो प्रोग्नोसिस, मतलब जो उनका हेल्थ था बहुत ही बेकार होते जा रहा था, और डॉक्टर ने कह दिया था कि वह अब कुछ भी कर नहीं सकते हैं, वह उनको बचा नहीं सकते हैं। अनडाउंटेड स्टेफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट इंगेज टू ए जेन वाइल्ड, और अनडाउंटेड बताया मैं, अनडाउंटेड बिना डरे हुए, मतलब नीडर, जो डॉक्टर स्टेफन नीडर थे, वह अपना जो रिसर्च था उसको कंटिन्यू रखे, और इसके साथ साथ में उन्होंने जेन वाइल्ड करके लड़की से उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। एंड हॉकिंग सेज दैट आयरोनिक एज इट मे साउंड, इट इज़ एट दिस डिस्मल स्टेज ही बिगेन इंजॉइंग लाइफ द मोस्ट, और ऐसा वह कहते हैं कि इसके बावजूद भी, मतलब ऐसी बीमारी से जूझने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरह से इंजॉय किया। This he says was because he started living life for the moment and continues his doctoral research work with renewed vigor, और वह ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसके बाद वह अपनी पढ़ाई, जो डॉक्टरेट की पढ़ाई थी, रिसर्च था, उसको कंटिन्यू रखा और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आनंद तरीके से जीने लगे, क्योंकि उनको एक नए तरीके की क्या हो गई, एक नई ताकत मिल गई। In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. अब इसी बीच में वह जो मर्ज थी, वह जो बीमारी थी, उनके ऊपर भारी पड़ गई और उनका शरीर अब क्या हो गया, पूरी तरह डिसेबल हो गया। ही बिकेन स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ द ब्लैक होल्स, अब वह उस समय क्या कर रहे थे, ब्लैक होल, जो कृष्ण बीवर है उसकी पढ़ाई, उसका अध्ययन कर रहे थे। ब्लैक बीवर के बारे में ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं, ब्लैक होल्स क्या है उसके बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड टू गेट हीज PhD, मतलब अपनी जो PhD की डिग्री कंप्लीट करने के लिए वह ब्लैक होल के जो कॉन्सेप्ट है उसकी स्टडी करना शुरू कर दिए थे। बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech, और इस समय वह पूरी तरह किस पे बन गए, व्हील चेयर पे बन गए, और उनकी जो पूरी की पूरी था कंट्रोल था, उनके हाथों का कंट्रोल, उनकी स्पीच का सारा कंट्रोल क्या होने लगा, समाप्त होने लगा, मतलब उनका अपने हाथों पे काबू नहीं रखा और उनकी स्पीच पे उनका काबू नहीं रहा। द स्टडी ऑफ द ब्लैक होल्स स्पार्क हिज इमेजिनेशन विथ ब्राइट आइडिया, और जो ब्लैक होल की स्टडी थी उनकी वजह से उनकी आइडिया और ही डेवलप हो गई, जिसके पढ़ाई कर रहे थे उनके मन में और ढेर सारे विचार आ गए। ही मेड मैनी इको मेकिंग स्टेटमेंट दैट सुक इस्टेब्लिशमेंट थेरी, और जो भी इस्टेब्लिशमेंट, जो पहले से थेरी बनाई गई थी, उस थेरी के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दिया जो लोगों ने नहीं बताया होगा। साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगिन विथ ए बिग बैंग, और जो वैज्ञानिकों का मानना जाता है, वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि जो विश्व की रचना हुई है एक बहुत बड़े बिग बैंग से हुई है। टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बेटर, स्टेफन इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज द लाई अलजेब्रा, और बाद में इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने जो भी इन्वेंशन किया उसको लाई अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। दो कन्फाइंड to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts, जबकि
बल्कि वो उनका पूरा शरीर किससे बंधा हुआ था, व्हीलचेयर से बंधा हुआ था। एंड नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, और उनके बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहा, मतलब अपनी बॉडी को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। एंड सेव फिंगर्स, बल्कि उनकी अंगुलियां बची हुई थी। एंड विथ ए कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट, जो भी उनके विचार आते थे वह अपनी फिंगर के थ्रू कंप्यूटर पे टाइप करते थे, तो उनके विचार वह एक्सप्रेस करते, मतलब जो अपनी बातें हैं लोगों के सामने रखते थे। डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस, और उनको अधिकार था कि उन्होंने साइंस जो सब्जेक्ट है, जो साइंस विषय है, उसका क्या किया, पूरा का पूरा उन्होंने नॉलेज लिया है, यह उनको अधिकार था। न्यूमरस ऑनरेरी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बिस्टोर्ड ऑन हिम, और कई उनको न्यूमरस माने असंख्य उनको क्या मिले, डॉक्टर्स के सम्मान में, उनको डॉक्टर्स की और अधिक सम्मान में उनको अवार्ड्स और डिग्रियां प्राप्त हुई। He is a fellow of the Royal Society and member of the US National Academy of Science, और US National Academy of Science और रॉयल सोसाइटी के वह मेंबर रह चुके हैं। In spite of being considered Einstein equal इन इंटेलिजेंस, जैसे कि वह आइंस्टीन की तरह बुद्धिमत्ता में बहुत ही तेज थे जैसा माना जाता है, डॉक्टर हॉकिंग इज वेरी हम्बल मैन, बहुत ही विनम्र व्यक्ति भी थे। अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, ही वॉज ऑथर्ड मैनी बुक्स डीलिंग विथ हिज ऑसम आइडियाज कीपिंग एंड लेमन इन हिज माइंड, मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ढेर सारी जो भी उनके मन में आइडियाज़ जो आती थी, जो भी विचार आते थे, वो सारे विचारों को बद्ध करते हुए उन्होंने बुक्स लिख लिया, जो कि हर कोई इंसान समझ सकता है। हिज राइटिंग इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, जो भी उनका लेख था वह बहुत ही हंसी मजाक वाला और साथ साथ में बुद्धि से भरा हुआ था। विट मीन्स क्या होता है, बुद्धि, और ह्यूमर मीन्स क्या होता है, विनोद, मतलब कि हंसी मजाक वाला उनका जो भी लेख था हंसी मजाक और बुद्धि से भरा हुआ था। His style is so lucid that non-scientists can also understand him. उनकी लिखने की उनकी जो भाषा शैली ऐसी थी कि अगर कोई नॉन साइंटिस्ट, अगर कोई वैज्ञानिक नहीं होता, वह व्यक्ति भी उनकी भाषा वो जो भी लिखे थे वह समझ सकता था। हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उनकी एक बुक थी जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ आवर टाइम। उस समय की बहुत ज़्यादा बिकने वाली बुकों में एक बुक थी जो कि नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत ही ज़्यादा बुक बिकी थी। On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, not very different from the rest. देखिए, जब भी उनसे पूछा जाता कि आप एलएस, जो कि बहुत ही भयानक बीमारी, उनसे जूझ रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है, तो डॉक्टर हॉकिंग, जो कि बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं एक आशावाद के, जो आशा के बहुत बड़े एग्जाम्पल माने जाते हैं, वो कहते हैं कि नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मैं लोगों से अलग नहीं हूँ। आई ट्राई एंड लीड एज नॉर्मल एज लाइफ एज पॉसिबल, मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं वैसे ही जीने के लिए। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशंस और रिग्रेट द थिंग्स इट प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग विच आर नॉट मैनी, और मैं वो जो कंडीशन है मेरी, मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ, ना ही मैं अपने आप को दुखी करता हूँ। अगर ऐसा मैं करूँगा तो यह जो चीज़ें हैं मुझे सारे काम करने से रोक देंगी, इसलिए मैं इन चीज़ों को दूर रखता हूँ, जिससे मैं अपनी चीज़ें आसानी से कर लेता हूँ, जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। लोग कैसा होता है, अगर किसी को कोई दुख होता है तो लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जो अदर काम है वह नहीं कर पाते। लेकिन मैं अपने आप को, जो कंडीशन मेरी है, मैं उसके बारे में कभी भी पछताता नहीं, कभी भी अपने आप को दुखी नहीं महसूस करता हूँ। इसकी वजह से मैं अपने आप को अपने दूसरे कामों में अपना मन लगा लेता हूँ, जो कि दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. डॉक्टर हॉकिंग का विश्वास है, निश्चित पूर्ण विश्वास है कि आने वाले हजारों वर्षों में जो विज्ञान है वह पता लगा लेगी कि ये जो पृथ्वी, जो हमारा विश्व है, उसका क्या रहस्य है,
या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी इतिहास क्या है, या वो भी पता लगा लेंगी कि इसका विनाश कब होने वाला है, पूरे विश्व का नाश कब होने वाला है, यह सब पता लगा लेगी, उनको विश्वास है। Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. डॉक्टर हॉकिंग की तरह ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने साहस का एक बहुत ही अच्छा नमूना अपनी ज़िंदगी में पेश किया है। लेट अस सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल। चलिए हम सभी उन लोगों को क्या कहते हैं, सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट, जो कि डिसेबल होने के बावजूद, अपंग होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कार्य किया। हम सभी उनको क्या करें, प्रणाम करें, नमस्कार करें। यहाँ पे मैंने इस पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद करके बता दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। यदि किसी तरह का आपको डाउट रहे तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।